स्टार्ट करें? चलो अभी आ रहे हैं। सोए हुए लतीफ अभी जाग जाग के आ रहे कि ओ हमारी क्लास स्टार्ट हो गई, हमें उठना भी है, हमें चलना है, उठ के अब क्लास लेनी है। ये ना चप्पल खा के उठ रहे होंगे, इनकी मम्मी पीछे से चप्पलें फेंक रही होगी, उठ जाओ नलाल को, तुम्हारी क्लास शुरू हो चुकी है। ऐसा है क्या? No. नहीं है। चलो हम रिवाइज कर लेते हैं तब तक 5 मिनट। ग्लाइकोलिसिस हमने शुरू किया, ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस में हमने देख लिया था टोटल एटीपी प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 8 एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है। 8 में से टोटल 8 एटीपी प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो वो ऐसे हो रहा है कि 4 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, जिसमें से 2 यूज्ड हो गई, 2 एटीपी यूज्ड हो गई, 2 एटीपी बच गई। ठीक है, अब 2 NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ था, NADPH2 रिड्यूस हुए थे, NADPH2 रिड्यूस हुए थे, तो हमने बात की थी, रिड्यूस है ना, किससे रिड्यूस हुए थे? NADP was converted into NADPH2, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, NADP का रिडक्शन बोलते हैं। तो ये इसमें रिड्यूस हो गया था। अब हमको पता है कि 1 NADP से टोटल हमें NADPH2 से हमें टोटल 3 ATPs मिलती है। तो ग्लाइकोलिसिस में कितने NADP बने? 2 NADP बने। तो 2 से हमें कितनी ATP मिलेंगी? तो 2 से हमें मिलेंगी, 2 से हमें मिली 6 ATP। तो 6 ATP तो ये आपने रही। पिछली बार 2 एटीपी बताया था, एक NADPH से 2 एटीपी मिलेंगे। नहीं, लास्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि 3 ATP बनेंगी। लास्ट वाला कैलकुलेशन याद करो। लास्ट में हमने टोटल 8 ATP बनाई थी, टोटल 8 ATP बनाई थी। 8 हमने कैसे बनाई थी कि 4 ATP बनती है जो इनिशियली, उसमें से 2 का यूटिलाइजेशन हो जाता है और 2 बच जाती हैं और 2 NADPH2 बनते हैं। तो एक NADPH2 से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। शुरू में सबसे फर्स्ट में वो मिस्टेक हो गई थी कि जो 2 बोल गया था, लेकिन वो 2 नहीं थी, टोटल 3 थी। 1 NADPH2 से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी NADPH2 कितने बन रहे हैं? 2 NADPH2 बन रहे हैं। तो 2 से टोटल कितनी एटीपी बनेगी? 6 एटीपी बनेगी। तो 6 एटीपी ये हो गई है ना, और 2 एटीपी ये हो गई। तो टोटल हमें ग्लाइकोलिसिस से कितनी एटीपी मिली? यूज होने के बाद 2 तो यूज हो गई थी, यूज वाले को हटा दो, मिली है हमें। कितनी मिली है? वो 8 मिली है। ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपी मिली? हमें मिली 8 एटीपी। ठीक है, हुआ? क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट है हमारा क्रैब साइकिल। एटीपी हमारा हो, मतलब ग्लाइकोलिसिस हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम क्रैब साइकिल पे आते हैं। थोड़ा फटाफट करते हैं, हम लोग ज्यादा स्लो चल रहे हैं, लेट लतीफ होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग, क्रैब साइकिल। अब मुझे बताओ क्रैब साइकिल कहाँ पर हो रही है? अच्छा बच्चों, अब ये हम पता है किसकी बात कर रही है? हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन की बात चल रही है। एनारोबिक में मत बात करना, ये हम लोग हायर ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस तो एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों के अंदर सेम होगा। ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस क्या होगा? सेम होगा दोनों के अंदर, एरोबिक एंड एनारोबिक। अब जब हम क्रैब साइकिल पढ़ने जा रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, क्योंकि जो क्रैब साइकिल होती है एनारोब्स में तो होती ही नहीं है। और एनारोब्स बेसिकली कौन से ऑर्गेनिजम्स में होते हैं? जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, बैक्टीरिया, यीस्ट एंड कुछ फंजाई, इनके अंदर एनारोबिक साइकिल होती है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली
एरोबिक साइकिल, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा फर्स्ट हो गया था ग्लाइकोलिसिस, सेकंड थिंग है क्रैब साइकिल। अब क्रैब साइकिल कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट में होती है? मैट्रिक्स में होती है। बताती हूँ मैं तुम्हें मैट्रिक्स कौन सा होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, this is the inner membrane of mitochondria. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थोड़ी सी फोल्डेड होती है ना, और इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं? इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं? क्रिस्टाई, ठीक है। सुंदर क्यों नहीं बन रहा है? अच्छा सा बन रहा, समझ में आ रहा है। ये देखो, ये folds and these folds, these invaginations या फिर these finger like projections या फिर these folds are called crystal. ये हो गया आपका outer membrane, ये हो गया inner membrane, एंड ये वाला पार्ट हो गया इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट मैट्रिक्स, जहां पर आपकी क्या होगी? क्रैब साइकिल रन करेगी। यहाँ पर आपकी क्रैब साइकिल चलेगी। क्रैब साइकिल, अब मैंने बताया था कि जैसे ग्लाइकोलिसिस में बहुत सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसे ही क्रैब साइकिल में भी बहुत सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वो क्रैब साइकिल में जितने एंजाइम्स चाहिए वो सारे एंजाइम्स कहाँ पे पड़े होंगे? यहाँ मैट्रिक्स के अंदर पड़े होंगे वो एंजाइम्स। साइकिल चलते जाएगी एंजाइम्स की हेल्प से, और एंजाइम्स यहाँ मैट्रिक्स में ही होते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये हमको पता है ना, पता है ना? दिस इज द इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब तुमने अदर 9th में सेल बायोलॉजी जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो तुमको याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, याद है? यस मैम। है ना? एरोबिक रेस्पिरेशन जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं तो हमें स्पेसिफिकली बताया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में कि यहाँ पर दिस इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक बात लिखी जाती है दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फ्लूइड नहीं होता कोई मैट्रिक्स? एक्चुअली यहाँ पर भी एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स किसमें हेल्प करते हैं? जैसे कि ऑक्सीडेशन में, फैट के ऑक्सीडेशन में, इन तरह की चीजों में हेल्प करते हैं। यहाँ पर स्पेस के अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। वो अभी एंजाइम्स हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए भोज हो जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए ठीक है। इसलिए अभी हम सिर्फ मैट्रिक्स की बात करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भी। ये मैट्रिक्स के अंदर हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसके पास इसका खुद का 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना? यस मैम। मेमोराइज, थोड़ा सा रिवाइज, थोड़ा सा पीछे जाओ। तो 70s राइबोसोम्स होते हैं, इसके पास इसका खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। सर्कुलर डीएनए भी होता है ये, और ये दोनों चीजें कहाँ होती हैं? ये दोनों चीजें यहाँ मैट्रिक्स में पड़ी होती हैं, और यहीं पर आपकी साइकिल रन करती है, क्रैब साइकिल रन करती है। क्रैब साइकिल में बेसिकली क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? ग्लूकोज का हो रहा है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मतलब जैसे ही ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था, वो पायरुविक एसिड अब कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आपकी, जैसे अब देखो ये जो प्रोसेस है पायरुविक एसिड वाला, उसको देखेंगे।
यहाँ तुम मानो ये माइटोकॉन्ड्रियल, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। मैम आपने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम होता है, तो मैम ये 70s क्या होता है? 70s क्या होता है? 70s इज द टाइप ऑफ राइबोसोम। 70s को हम लोग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं। मैम तो ये ऐसे ही नाम दे दिया गया है कि 70 कुछ सिग्निफाई करता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं, है ना। दो तरह के राइबोसोम हम लोग पढ़ते हैं, 70s एंड 80s। 80s को हम लोग यूकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम। अब 70s 80s देखो, 80s राइबोसोम जो होता है वो आपका ये सेल हो गई, ये सेल का साइटोप्लाज्म हो गया। सेल के साइटोप्लाज्म में, मतलब ये यूकैरियोटिक सेल है, ये कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? 80s टाइप होते हैं। अब हमको पता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, है ना, होते हैं ना सेल ऑर्गेनेलीज। कौन कौन से होते हैं बताना, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं? Vacuole, यस कोई की बॉडी ribosome, फलाना ढिमकाना, ER VR बहुत सारे होते हैं ना, हमको पता है, हमने पढ़ा है 9th क्लास में, हमको पता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। तो उन सब में से माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में जो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, दैट इज 70s, ये प्रेजेंट, ये भी होता है दोनों के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्लोरोप्लास्ट में भी। 80s तो प्रेजेंट है उसमें साइटोप्लाज्म में, और 70s है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। 70s को हम लोग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अब जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो होता है 70s। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो होता है वो होता है 80s। अब इसको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्यों बोला, और ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्यों प्रेजेंट है? तो ये इसलिए प्रेजेंट है, जब इवोल्यूशन चल रहा था, देखो हमने इवोल्यूशन के बारे में हमें थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि भाई हमारा जो फॉर्मेशन है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से हुआ है। सबसे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बने बहुत, जैसे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ सबसे पहले, है ना, बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ। बैक्टीरिया के फॉर्मेशन के बाद जैसे जैसे मोर मतलब की चीजें होती गई, जैसे जैसे होता ना, इवोल्यूशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूसली इवोल्यूशन होते रहता है। तो बैक्टीरिया के बाद और इससे थोड़े बड़े ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, जैसे प्लांट का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, प्लांट के बाद एनिमल का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। तो बैक्टीरिया क्या थी? प्रोकैरियोटिक सेल, और प्लांट और एनिमल किस में आ गए? यूकैरियोटिक सेल में। तो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि प्रोकैरियोट से ही यूकैरियोट का फॉर्मेशन हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो क्या हो रहा था कि जब प्रोकैरियोटिक सेल थी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ना इंडिविजुअल सेल्स थी, ये अपना अपना काम करती थी। जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर नहीं होता था, सेल के बाहर मिलता था, जब शुरू में जब यूकैरियोटिक सेल नहीं बनी थी उस टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेल के बाहर पड़े होते थे और ये अपना इंडिविजुअली फंक्शन कर रहे होते थे। तो इसलिए इनके पास इनका 70s राइबोसोम था और इनके पास इनका DNA था, दोनों के पास। मैम सारे टाइप सुनना के एक सेकंड, प्लास्टिड्स, मैम सारे टाइप के प्लास्टिड्स पर डीएनए होता है या फिर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट? प्लास्टिड्स के अंदर होता है, प्लास्टिड्स के अंदर, ठीक है। ओके मैम। 70s राइबोसोम और मतलब क्या, हाँ यूकैरियोटिक सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इंडिविजुअल प्रोकैरियोटिक सेल थी। फिर क्या हुआ, एक बड़ी सी, जैसे यूकैरियोटिक का फॉर्मेशन हुआ, एक बड़ी सी यूकैरियोटिक सेल आई, उसने देखा कि ये छोटे छोटे सेल्स क्या घूम रही है, उसने जाके इनको इनगल्फ कर लिया, ठीक है, इसने इनको खा लिया। अब ये क्या हुई, जब इन्होंने इसको इनगल्फ कर लिया तो ये सेल के अंदर चले गए।
तो जैसे ये इनको डाइजेस्ट करने वाली थी, तो इन प्रोकैरियोटिक सेल ने क्या कहा इस यूकैरियोटिक सेल को कि हमें ना तू डाइजेस्ट मत कर, हम बहुत अच्छे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा कि मैं तो इतनी सारी एनर्जी बनाता हूँ कि तेरे को कभी एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो तू मेरे को खा मत, तू मेरे को अपने अंदर रख ले। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट ने बोला कि मैं सन की एनर्जी को कैप्चर करके सन की एनर्जी को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस कर सकता हूँ, तो तू मुझे भी मत खा। तो यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया, यूकैरियोटिक सेल ने इन दोनों सेल्स को रख लिया अपने अंदर, ठीक है, इनको खाया नहीं। उसको लालच आ गया कि यार ठीक है, ये दोनों चीजें ना काम की चीजें, खाने से क्या मतलब है, एक मुझे एनर्जी देगा, एक मुझे खाना बना के देगा, तो मेरा काम तो वैसे ही चल जाएगा। तो ये स्टोरी थी। ऐसे ये सेल के अंदर गए और ऐसे इन्होंने अपना इंडिविजुअल फंक्शन खत्म कर दिया और ये यूकैरियोटिक सेल के साथ मिलके काम करने लगे। इसलिए ये इन सेल ऑर्गेनल को हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं, because they have their own 70s ribosomes and their own circular DNA। अब 70s का मतलब क्या होता है, तो ये जो S है ये डेंसिटी डिसाइड करता है। दिस इज द साइज एंड डेंसिटी ऑफ राइबोसोम। तो ये थोड़ा छोटा होता है और जो 80s होता है ये थोड़ा बड़ा होता है। तो S, यहाँ पे जो S है वो क्या शो कर रहा है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये बेसिकली किस चीज के लिए होता है, राइबोसोम की साइज और डेंसिटी को डिफाइन करता है, इसलिए हम इसको 70s और 80s बोलते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस मैम। कहानी समझ में आई? Yes. प्रोकैरियोट यूकैरियोट कैसे ये सेल के अंदर गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Back to the topic where we were. Ma'am, Krebs cycle. Krebs cycle, glycolysis। हम लोग थे यहाँ पर। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये सेल का हो गया साइटोप्लाज्म, ये बड़ी सी है सेल। ठीक है, ये आपकी है कौन सी सेल, यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब ध्यान से समझना क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हो रहा है दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन भूल जाओ, ये सिर्फ मैट्रिक्स है। चलो इनर भूल के जाओ, बनाई देती हूँ मैं। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड हेre's योर इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज बना पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड पहुंचा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पहुंचा स्पेस के अंदर। अब ये पायरुविक एसिड पता है किसमें कन्वर्ट होगा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुविक एसिड है, ऐसे ही एक और कंपाउंड है जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। एसिटाइल, ये पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में। कहाँ पे चला गया एसिटाइल कोएंजाइम, फिर एसिटाइल कोएंजाइम गया, ये क्या है, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं माइटोकॉन्ड्रिया तो ड्रॉ किया, ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ जा रहा है, मैट्रिक्स में जा रहा है। मैट्रिक्स में एसिटाइल कोएंजाइम ACE, ठीक है, मैट्रिक्स में चला गया। अब मैट्रिक्स में जाने के बाद क्या कर रहा है ये, मैट्रिक्स में ये बहुत सारे स्टेप्स होंगे। यहाँ पर एक फर्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट का हुआ,
फिर किसी तीसरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, कम से कम 7 to 8 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन के बाद ये फाइनली क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और H2O रिलीज करेगा, और इसके साथ साथ ये एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। कितनी एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पर टोटल 24 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। 24 एटीपी किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, जहां पर क्रैब साइकिल चल रही थी, उसमें क्या हुआ, 24 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। अब तुम बोलोगे कि मैम ये वाला प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस था, और यहाँ पे आपने बनाई थी कितनी एटीपी, 8 एटीपी बनाई थी। अब हमें ना बाकी कुछ नहीं समझना है इसमें ज्यादा कुछ, हमें ये 3 से 4 स्टेप याद रखना है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, then this pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme, and the final step is this acetyl coenzyme is converted into carbon dioxide and H2O and 24 ATPs. Glycolysis में total ATP production हुआ 8 ATP. Then क्रैब साइकिल में ये कौन सी साइकिल रन कर रही है, ये क्रैब साइकिल चल रही है। क्रैब साइकिल में टोटल कितना एटीपी बना, 24 एटीपी बना। तो टोटल कितनी एटीपी हो गई, 24 and 8 32 एटीपी, है ना। और हमने तो बोला था कि टोटल 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, तो बाकी की 6 एटीपी कहाँ है, तो बाकी की 6 एटीपी यहाँ बनती है। जब ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कितनी एटीपी बनती है, 6 एटीपी। तो 6 ये हो गई, कितनी हो गई, 32 plus 6, how many ATPs are formed in total this 38. anaerobic respiration, 38 ATP। समझ में आया सबको, Yes. Yes. ठीक है। तो देखो, when glucose is converted into pyruvic acid, this process is called as glycolysis, ठीक है। Now this pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme, then this process is called oxidative decarboxylation। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऑक्सी एंड ऑक्सीडेटिव decarboxylation, ठीक है। Now this acetyl coenzyme is converted into CO2, H2O and CO2 and H2O. So then this cycle is called Krebs cycle. So हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अब इस चीज को कि this oxidative decarboxylation is the intermediate between glycolysis and Krebs cycle. ऐसा बोल सकते हैं। Excuse me, मैम। Yes, ma'am. मैम एक जगह पे कंफ्यूजन हो रहा है मैम। मैम अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे बता रहा है कि क्रेब साइकिल में 2 ही एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। मैम आपको मैम समझ में नहीं आ रहा। क्रैब साइकिल में सिर्फ 2 एटीपी बनती है। मैम अब मैम हमें नहीं पता, मैम वो तो गूगल बता रहा है। गूगल बता रहा है कि क्रैब साइकिल में 2 एटीपी बनती हैं। हम वो तो शायद एनारोबिक के लिए होगा ना। हाँ बेटा, वो एनारोबिक के लिए, और वो क्रैब साइकिल तो होती ही नहीं है एनारोब्स में। तुम अभी गूगल पे मत सर्च करो, क्योंकि गूगल पे तुम पता नहीं क्या सर्च करो और गूगल तुम्हें क्या आंसर दे रहा है। तुम अभी ये ध्यान रखो, जो हमने जो डेटा दिया है, जो मैं आपको डेटा बता रही हूँ, ये एकदम सही है। इसमें तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके मैम। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। टोटल 38 एटीपीज का फॉर्मेशन होगा, और 38 एटीपीज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो मैंने अभी अभी आपको बताया है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। ओके मैम। ओके। जो डेटा मैं आपको बता रही हूँ एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही है। तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो इस पे, ठीक है। ओके। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पर ओनली 2 एटीपीज का फॉर्मेशन होता है, बट इफ वी टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन देन टोटल 38 एटीपीज आर गोइंग टू फॉर्म, ठीक है। यस मैम। तो हम लोग देखो, पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हमने बोला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो हम बोल सकते हैं ना इस चीज को कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इज द इंटरमीडिएट बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल। हुआ क्लियर ये चीज? मैम ACE क्या है? ACE is acetyl coenzyme, short form of acetyl coenzyme,
मैंने बताया भी था लिखते टाइम, ध्यान नहीं है तुम्हारा। ये जो बीच में तुम उछल के पूछते हो ना मैम, ये क्या है, इसका मतलब ये कि तुम कॉन्सेंट्रेटली ना सुन नहीं रहे थे बातों को। फिर से बताऊं, एक बार समझ गए ना अच्छे से तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, और अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर कंफ्यूज ही रह जाओगे। फिर से बताऊं, यस मैम। यस मैम। देखो यहाँ पर देखो, ये आपका सेल का साइटोप्लाज्म है। ये जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, दिस इज द सेल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ रहे हैं। जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ये कॉमन होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों के अंदर सेम होता है, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड पे आके खत्म नहीं हो जाता है, ये फर्दर मूव करता है। फर्दर किधर मूव करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ मूव करता है। तो अब यहाँ पर देखो, ये दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये साइटोप्लाज्म में कहानी चल रही है अभी, एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब एक एक चीज, एक भी स्टेप मिस हुआ मतलब तुम गए। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस में टोटल 8 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, मतलब हमें ग्लाइकोलिसिस से 8 एटीपी मिल गई है, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड क्या करेगा, ये पायरुविक एसिड जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। So what's happening in this intermitochondrial space? माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है जो ये पायरुविक एसिड है, दिस पायरुविक एसिड इज गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। तो जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है तो ये यहाँ कितनी एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है, 6 एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। मैम एक चीज पूछना, हाँ हाँ बोलो। मैम कोई बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है ऑक्सीडेटिव का डीकार्बोक्सिलेशन? कोई बाई प्रोडक्ट, मैम जैसे यहाँ पे CO2H2 अलग से निकल रहा है एक्स्ट्रा, तो मैम इसमें कुछ एक्स्ट्रा निकलता है? यहाँ पर CO2 भी रिलीज होती है, एटीपी के अलावा यहाँ पर CO2 भी रिलीज होती है। मैम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर एटीपीज के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, लेकिन इसके अलावा फिर और भी चीजें होती हैं, तो इसलिए हम लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम लोग इसीलिए इन थोड़ी थोड़ी चीजों को ही पढ़ रहे हैं। जब ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है एटीपी के साथ साथ, ठीक है। जो आप बाई प्रोडक्ट बोल रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। ओके। तो देखो, when pyruvic acid is get converted into acetyl coenzyme, तो यहाँ पर 6 एटीपी का प्रोडक्शन होगा, और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जाएगा क्रैब साइकिल, मतलब कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो ये जो रेड से मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और अंदर जो क्रैब साइकिल दिख रही है ये है, ये कौन सा स्पेस है, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में क्या हो रहा है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम बना, ये एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड H2O में, और इसके अंदर टोटल 24 एटीपीज का प्रोडक्शन हो रहा है। आप सही कह रही थी, वो गूगल पे 2 एटीपी के साथ NADPH भी है। 2 एटीपी के साथ NADPH भी है? यस मैम। किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में? यस मैम। तो देखो मैं अभी वो तुमको बताऊंगी, रुको। वो 2 एटीपी के साथ NADPH, वो ग्लाइकोलिसिस बोल रहा होगा बेटा। ग्लाइकोलिसिस में मैंने बताया ना 2 एटीपी तो बनती है, 2 एटीपी के साथ 2 NADPH2 भी बनता है। मैम हम बस कह रहे थे कि वो, आप सही कह रही थी, उन्होंने बस 2 एटीपी देखा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है
ठीक है, यहाँ पर acetyl coenzyme is converted into CO2 and H2O and total 24 ATPs are released. हुआ यहाँ पे क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो ये जो 24 ATP बनी है ना, इसके अंदर थोड़ा बहुत NADPH2 FADPH2 भी है। 24 ATPs टोटल किसके कॉम्बिनेशन से बनी थी? ATPs और NADPH2 के कॉम्बिनेशन से बनी थी। जैसे यहाँ पर 8 ATPs आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ATP and 2 NADPH2, है ना? These 8 ATPs is the combination of 2 ATP and 2 NADPH2. ऐसे ही these 24 ATPs are also the combination of some ATPs and some NADPH2. ठीक है? Is this clear to everyone? Yes, ma'am. अब Yes, जब मैं ma'am. तुमको लिखवाऊंगी तो तुमको और Yes, क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है? और क्लैरिटी हो जाएगी चीजों की। हम तो डायग्राम नहीं बना सकते, डायग्राम बनाना है? हम बना लिया। हाँ बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं और थोड़ा अच्छे से विजिबली करवा दूँ, दूसरा बना दूंगी जिसमें ज्यादा विजिबल होगा। अभी तुम थोड़ा सा लिख लो। अब तुम एक स्टेप लिखोगे, क्रैब मतलब ग्लाइकोलिसिस वाला लिखा था तुमने, ग्लाइकोलिसिस के नीचे तुम लोग नेक्स्ट लिखोगे एक पॉइंट डाल के, आफ्टर ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होगा? पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बताओ, पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Acetyl coenzyme. एसिटाइल कोएंजाइम। और क्या रिलीज हो रहा है यहाँ पर विद द रिलीज ऑफ CO2? H2O and नहीं CO2 अभी सिर्फ CO2 ATP. converted into acetyl coenzyme CO2 and ATP with the release of carbon dioxide, that is your CO2, and 6 ATPs are formed during this step. Are formed during this step. और इस स्टेप को हम लोग क्या बोल रहे हैं? और इस स्टेप को हमने क्या Oxidative decarbonization. and the process called is oxidative decarboxylation. इसको डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोला? इसको डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए बोला कि when this pyruvic acid is get converted into acetyl coenzyme, तो यहाँ पर CO2 का रिलीज हो रहा है, that's why इसको डीकार्बोक्सिलेशन बोला जाता है। जहां पर CO2 रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है? ये उतार लो। मैम इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं? इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर CO2 रिलीज हो रही है। When this pyruvic acid is convert होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, तो यहाँ पर CO2 रिलीज होती है और 6 ATPs भी रिलीज होती है। 6 ATP रिलीज कैसे होती है कि 6 ADP कन्वर्ट होता है 6 ATP में, तो 6 ATP रिलीज होती है मतलब बनती हैं, ठीक है? और इस
प्रोसेस को बोला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यही ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर CO2 रिलीज हो रहा है, और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम क्या पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं? पूरे पूरे रेस्पिरेशन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। हाँ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो मैम उसमें फॉस्फोरस का भी कुछ काम है क्या? इसमें बहुत सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और बहुत सारे एंजाइम के इन्वॉल्वमेंट के बाद कंबाइनली उसको एक नाम दिया जाता है। क्योंकि अगर अभी हम एंजाइम पढ़ने लगेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। उसको एक कंबाइनली नाम दिया गया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें पाइरुवेट भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है। ठीक है, ओके मैम। एसिटाइल कोएंजाइम ए लिखना है यहाँ पर। एसिटाइल कोएंजाइम ए, मैं बोल तो रही हूँ एंजाइम ए, मैंने लिखा नहीं है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। मैम तो इसकी तरह और भी कोई एंजाइम्स होते हैं ऐसे टाइप का? हाँ, इसके तरह इसके देखो, जब ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है कन्वर्जन के लिए। ये ऐसे बिना एंजाइम्स के कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है रिएक्शन को करवाने के लिए। देखो, अगर यहाँ पे एंजाइम नहीं होता तो ये जो रिएक्शन है ना, ये कम से कम 30 मिनट लेती, या 40 मिनट लेती, या 1 घंटा या 2 घंटा लेती। लेकिन जब यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व है, तो वो एंजाइम पता है क्या करता है, वो इस टाइम को इतना रिड्यूस कर देता है कि ये जो ये कन्वर्जन है, ये 0.00006 सेकेंड्स में हो जाएगा। तुम देख रहे हो कितना ज्यादा टाइम रिड्यूस कर दिया है उसने। एंजाइम्स की प्रेजेंस ने इस टाइम को कितना ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। ये करते हैं एंजाइम। एंजाइम्स ये ऐसा क्या कर देता है जितना कम हो जाता वो ऐसा इसलिए कर देते हैं कि उनके पास इतनी हाई एक एफिशिएंसी होती है कि हमारी, देखो, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है एंजाइम्स की हेल्प से होता है। अगर एंजाइम्स थोड़े से भी ऊपर नीचे हो गए ना, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो हमारी बॉडी भी पूरी, मतलब क्या बोलते हैं, बर्न आउट हो सकती है। इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं एंजाइम्स। मैम ये 30 सेकेंड वो 30 मिनट पूरे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में लगते हैं? नहीं, ये 30 मिनट्स एक मैंने डेटा बताया है, ये कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है, मैंने एक एग्जांपल बताया आप लोगों को। दिस इज नॉट द एक्यूरेट डेटा कि 30 मिनट्स में ही, मैंने एक एग्जांपल बताया है कि कोई रिएक्शन 30 मिनट में कन्वर्ट हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। व्हेन एंजाइम इज प्रेजेंट तो ये 0 पॉइंट इतने कम सेकंड में हो जाएगी। कितना, मतलब कितनी फास्ट कर देती है रिएक्शन को, ये बताया मैंने आपको। मैम हो गया ये, नोट डाउन कर लिया? यस मैम। चलो, नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे पहुंचते हैं? नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्रैब्स साइकिल पे। अब तुम लोग लिखोगे क्रैब्स साइकिल। साइट क्या है क्रैब्स साइकिल की? माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। उसके बाद इसको एरोबिक ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ऑल्सो कॉल्ड एज एरोबिक ऑक्सीडेशन, लिख लोगे ना इसके सामने, ऑल्सो कॉल्ड एज एरोबिक ऑक्सीडेशन। इसको डिस्कवर किया था सर हैंस क्रैब ने, हैंस क्रैब और सन हैन क्रैब्स ने इसको डिस्कवर किया था, इसी के नाम पर इसको क्रैब साइकिल बोल दिया जाता है। इसका अनदर नाम होता है TCA साइकिल। मैंने तुम लोगों को ग्लाइकोलिसिस का भी एक दूसरा नाम बताया था, याद आ रहा है? citric acid cycle. सिट्रिक एसिड तो क्रैब साइकिल को कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस के लिए मैंने तुम्हें एक नाम बताया था। मैम phosphorylation type का EMP पाथवे, नोट्स बनाए हैं? क्या बोला आपने अभी? किसी ने बोला अभी आंसर? मैम EMP पाथवे। EMP पाथवे किसके नाम पर था? वो साइंटिस्ट के नाम पे था। तो ऐसे ही इसका नाम है क्रैब साइकिल, एक साइंटिस्ट के नाम पर। तो इसको TCA साइकिल भी बोलते हैं, TCA बोल देते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। तुम सिर्फ अभी नाम याद रखना है तुम लोगों को, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं इसको, और सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। कितने नाम हो गए इसके? बोलो, इसके तो बहुत सारे नाम हो गए। तो बहुत सारे नाम हो गए। तो देखो अब तुम लोग ना, मैं तुमको सारे नाम इसलिए लिखवाई हूँ, तुम गूगल करोगे घर पे जाके, मैम क्रैब साइकिल को तो सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, तो सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होती है? मैम क्रैब साइकिल को तो ट्राइकार्बोक्सिलिक भी बोलते हैं, तो ये क्या होती है? तो मैंने तुमको सारे नाम लिखवा दिए, अब तुम कंफ्यूज नहीं होगे। क्रैब साइकिल को हम लोग एरोबिक ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग TCA साइकिल भी बोलते हैं, इसको हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसके अलावा इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है? मैम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। जब हम पूरी साइकिल पढ़ेंगे तो यहाँ पे आइसोसिट्रेट होते हैं, सिट्रिक एसिड्स होते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए इनको ये नाम दिए गए हैं। लेकिन हम इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे। और मैम ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या था? एक एक बोलो, एक एक बोलो। क्या? मैम ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम? ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम था EMP पाथवे। मैम एक और चीज मैम, हमें अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं पता कितनी किसकी? प्रोड्यूस होती है, रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती है, उसका एग्जैक्ट डेटा अभी तक नहीं मालूम। रेस्पिरेशन में हमें टोटल 38/36, या फिर तुम इसको लिखो 36/38 ATP। नहीं मैम, तो फिर मैम इसमें श्योर नहीं मैम, मतलब एक ये श्योरिटी है, ये एग्जैक्ट डेटा है। 36 और 38 इसलिए बोल देते हैं क्योंकि कभी कभार ये फ्लक्चुएट कर देता है। बेटा देखो, ये बॉडी की प्रोसेसेस होती है, तो किसी की बॉडी 36 बना रही है, किसी की 38 बना रही है। ये हमारा जैसे होता है ना कि हर एक आदमी की बॉडी थोड़ी अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती है, तो इसीलिए डेटा थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है। लेकिन दिस इज द करेक्ट डेटा, या तो 36 बनाएगी या 38। अगर क्वेश्चन में आपको आता है 36, फर्स्ट ऑप्शन आ गया 36, सेकंड ऑप्शन आ गया 38, तो ये आपका क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि या तो वो आपको 34 देगा, या 32 देगा, या 36/38 देगा, या फिर वो आपको दे देगा 35। तो आपका आंसर होगा दिस वन। या फिर वो दे देगा आपको ये 36 38 ना देकर वो आपको दे देगा 36, या फिर वो आपको दे देगा 36 की जगह 38। तो योर आंसर वुड बी दिस वन, ठीक है? ठीक है। चलो, ये थे 3 नाम आपके क्रैब साइकिल के। अब क्रैब साइकिल में क्या हो रहा है? ये इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का, या फिर प्रोटीन का?
कॉमन पाथवे, ये लाइन भी समझाऊंगी, ठीक है। पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसके अलावा यहाँ पर टोटल एटीपी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 24 एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। टोटल 24 ATPs आर प्रोड्यूस इन क्रैब साइकिल। नाम मैं 24 के सामने लिख रही हूँ कि क्रैब साइकिल में टोटल 24 ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन क्रैब साइकिल। इसके अलावा इसके अलावा ठीक है, तुम्हें जरूरत भी नहीं है, NADPS2 FADS2 वो बनते हैं, ठीक है। ये देखो मैं तुम्हें ये बता चुकी हूँ कि ये जो 24 ATP है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम ATPs एंड सम NADPH2, ठीक है ना। This 24 ATP is the combination of some ATPs, NADPH2 and FADH2। एक NADPH2 से टोटल 3 ATP बनती है और एक FADH2 से 2 ATP बनती है, ठीक है। तो ऐसे ही खूब सारे NADPH2 हैं, FADPH2 हैं, खूब सारी ATPs हैं और ये सारे मिलके बना लेते हैं टोटल 24 ATP। ये लिख लो, क्रैब साइकिल हो गई है खत्म आपकी, इतना ही बहुत है इसमें। और जो मैं ये लाइन बोल रही थी कि दिस इज द कॉमन पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो तुमको कार्बोहाइड्रेट का तो समझ में आ ही गया कि कैसे हो रहा है, कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था। अब ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जगह अमाइनो एसिड्स हो, तो अमाइनो एसिड्स का भी एक समहाउ ब्रेकडाउन होता है, उससे भी हमें थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है। ऐसे ही अमाइनो एसिड की जगह फैट भी हो सकता है, फैट का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, फैट भी टूट रहा है, फूट रहा है और थोड़ी बहुत एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन हम लोग मेनली ग्लूकोज का ही पढ़ते हैं, हमेशा ग्लूकोज का ही पढ़ते हैं, इसलिए ही ग्लूकोज का ही पाथवे एक्सप्लेन किया जाता है, इन अमाइनो एसिड और फैट्स का पाथवे एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? मैम No, वो ma'am. ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इन सब का पाथवे क्या होता है? फैट्स प्रोटीन इनका पाथवे यही होता है, पाथवे मतलब ये जो ग्लूकोज हमने कन्वर्ट किया है फाइनली CO2 H2O और ATP में, 38 या 36 ATP में जो ग्लूकोज हमने कन्वर्ट किया है, इसमें जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व थी, ग्लाइकोलिसिस था, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन था और क्रैब साइकिल था, ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व थे। इस पूरे प्रोसेस को पाथवे बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोल देते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट पाथवे, बिकॉज दिस ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऐसे ही अगर ग्लूकोज की जगह अमाइनो एसिड होता तो अमाइनो एसिड ब्रेक हो रहा होता और वो भी थोड़ी बहुत एटीपीज का प्रोडक्शन करता। अमाइनो एसिड की जगह फैट भी हो सकता था, फैट भी ब्रेक डाउन होके थोड़ी बहुत एटीपीज का प्रोडक्शन करता। लेकिन हम लोग मेनली ग्लूकोज का पढ़ते हैं, ग्लूकोज का ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ग्लूकोज का पढ़ाया है। मैम तो इसका नाम कार्बोहाइड्रेट पाथवे है ना? इसका हम लोग, हाँ इसको हम लोग बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाथवे। लेकिन अभी तुम इसको बोलोगे नहीं, हाँ इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट पाथवे, लेकिन इसको तुम बोलोगे नहीं, इसको तुम ग्लाइकोलिसिस से याद रखोगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से और क्रैब साइकिल से याद रखोगे। एक्सक्यूज मी मैम, हम्म मैम तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे टाइप के शुगर पे अप्लाई होता है, जैसे माल्टोज फ्रक्टोज ये सब तो पढ़ा है। सारे टाइप की, हाँ क्योंकि देखो माल्टोज क्या होता है, माल्टोज का सबसे पहले ब्रेक डाउन होना जरूरी है। माल्टोज तो बॉडी में एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, माल्टोज सबसे पहले ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। जब ये ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है तब ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड H2O में कन्वर्ट होता है और एटीपी का प्रोडक्शन करता है। इस वाले प्रोसेस को तो हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन में हमने यही तो पढ़ा था कि हमने नो मैम, मैम पूछे कि जैसे मैम इसमें ये जो रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज ये सब इंक्लूडेड है क्या?
हाँ देखो, इंक्लूडेड, इसके अंदर फ्रक्टोज इंक्लूडेड है। कैसे? जैसे ग्लाइकोलिसिस जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये फ्रक्टोज फर्दर जाके और किसी में कन्वर्ट होता है, फिर वो किसी और में कन्वर्ट होता है। ऐसे ये पूरा प्रोसेस चलता है ग्लाइकोलिसिस का। मैंने तुम्हें बताया था ना कि इसके अंदर इंटरमीडिएट बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो वो सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी ना तो आपके एनटीएससी में इतना पूछा जाता है, ना आपके बोर्ड्स में पूछा जाएगा, तो तुम क्यों इतना लोड ले रहे हो दिमाग पे? इतना सा तो दिमाग है अभी तुम्हारा, फट जाएगा बिना मतलब में। बताओ, फट जाएगा या नहीं? यस मैम। है ना, फट जाएगा ना। इसीलिए इतना लोड मत लो, जितना तुम्हें पढ़ा रही हो ना मैं, ये मोर देन इनफ है। इससे बाहर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आने वाला है, ना तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा, ना तुम्हारी एनटीएससी में आएगा, ना तुम्हारे जितने एग्जाम्स होते हैं ना उनमें आएगा, ओलंपियाड्स में भी नहीं आएगा। दिस इज मोर देन इनफ। तुम इतना याद रख लो, तुम फुल में से फुल नंबर ले आओ, मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। हो गया क्रैप साइकिल? यस मैम। यस मैम। अब हम लोग चल रहे हैं किस पे? ईटीएस पे। 3 चीजें पढ़ी थी ना ग्लाइकोलिसिस के बाद, याद आ रहा है? यस मैम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अच्छा, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टाई हो गई। जो ऑक्सीडेटिव था और जो क्रैब थी, ये दोनों कहाँ हो रहे थे? ये दोनों के दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होते हैं। मतलब वो शुरू होना स्टार्ट होता है, लेकिन वो खत्म हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आके। यहाँ से शुरू होके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आके खत्म हो जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी। ठीक है, अब ये जो ईटीएस है ये कहाँ पर है? ये ईटीएस है आपकी यहाँ पर। जब हम इसका हम एनलार्ज व्यू देखेंगे, इस एक एरिया का हम एनलार्ज व्यू देखेंगे, तो हमको यहाँ पर मिलेगी ईटीएस। ईटीएस बेसिकली क्या है? यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? वो एंजाइम्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, कैसे समझाऊं मैं तुमको ये लाइन? पोजीशन समझ में आ गई तुम्हें? ईटीएस की पोजीशन कहाँ होती है? यस मैम। ठीक है, तो तुमको इसमें क्या याद रखना है? तुम इसमें याद रखो, तुम इसमें, हाँ ठीक है, तुम इतना नहीं पढ़ाऊंगी मैं तुमको इसमें, तुम पगला जाओगे, जॉम्बीज बन जाओगे तुम, जॉम्बीज। कोई मूवी देखी क्या जॉम्बीज की? देखी है? नहीं देखी? यस मैम देखिए। देखिए। तुम ऐसा तो नहीं देखी है। कि तुम खुद को देख लेते हो शीशे में? नो मैम। ऐसा नहीं होता? चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो क्या हो रहा है। मैं तुमको कहानी सुना देती हूँ, कहानी से तुम समझ जाना। This is mitochondria. This is the cristae of mitochondria. ये माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा मैम बार बार क्यों मिटा रही हो मुझे, रख लो आप। दिस इज डन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा लोगों? यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे
एंजाइम्स प्रेजेंट है, एंजाइम के कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे 4 डिब्बे प्रेजेंट है, तुम याद रखो। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया कोई इंसान होता तो मैं अब तक इसको थप्पड़ मार चुकी होती, जो मिट मिट के दिखा रहा है ना बार बार। यहाँ देखो, यहाँ पर 4 डिब्बे होते हैं, ठीक है। इन 4 डिब्बों में बहुत सारे एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो हम इन 4 डिब्बों को क्या बोलते हैं? हम इन डिब्बों को बोलते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, एंड दिस इज द फोर्थ, ठीक है। मैम कॉम्प्लेक्स मतलब वो साइट उसकी एंजाइम की। एंजाइम कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर, इसलिए मतलब बहुत सारे, देखो एक इस अकेला एंजाइम पड़ा है, अब बहुत सारे एंजाइम्स मिल गए तो इसको क्या बोलते थे? कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते थे? हुआ? चमका? चमक? सारा चमका? ऐसे ही कॉम्प्लेक्स है। यस मैम। यस मैम। दिस इज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं इसको। तो अब यहाँ क्या होता है? यहाँ ये होता है कि यहाँ पर जो क्रैब साइकिल चल रही थी, उस क्रैब साइकिल में मैंने तुम्हें बोला था कि 24 एटीपी बनी, and these 24 ATPs are combination of some ATP and some NADPH2, correct, and FADH2। ये मैंने तुमको बात बताई। क्या हो रहा है यहाँ पर? जब ये क्रैब साइकिल जब चल रही है, क्रैब साइकिल के टाइम पर यहाँ पर ये NADPH2 और FADPH2 भी रिलीज हो रहा है ना। तो ये FADH2 रिलीज होके ये कुछ यहाँ से ट्रांसफर जब होते हैं, यहाँ से जब ट्रांसफर होते हैं तो ना ऐसे ना ऐसे ये NADH2 FADH2 कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स से फोर्थ की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, ऐसे 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 जब ये मूव करते हैं तो ये बहुत सारा हाइड्रोजन, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। वो एनर्जी क्या करती है? जितने भी यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, जितने भी प्रोटॉन मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, उन प्रोटॉन्स को वो कहाँ भेजती है? इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज देती है। और यहाँ पर इसमें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर एटीपी सिंथेटेज प्रेजेंट होता है। मैं तुम्हें वापस से कहानी सुनाऊंगी, अगर डर के भाग मत जाना, अभी सुनना ध्यान से। यहाँ बहुत सारे प्रोटॉन प्रेजेंट है। अभी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए, तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के टाइम बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। उस एनर्जी ने क्या किया? उस एनर्जी ने ये हाइड्रोजन जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट थे, उनको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में धकेलना शुरू कर दिया। अब जब मैट्रिक्स से सारे हाइड्रोजन आयन यहाँ इंटरमेम्ब्रेन में चले जाएंगे, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन आयन बहुत सारे हो जाएंगे, इंटरमेम्ब्रेन में थोड़े से बच जाएंगे। तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन आयन इस एटीपी सिंथेटेज से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये इससे बाहर निकलेंगे तो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो यही वो एटीपी है जो ये 24 एटीपी बन गई है। ये वही एटीपी है। तब तक ये बनी नहीं होती है जब तक, जैसे क्रैब साइकिल चलती जा रही है, सारी प्रोसेस ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे ये क्रैब साइकिल चलते जा रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन रिलीज होके यहाँ से यहाँ पास हुए, यहाँ से यहाँ पास हुए, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज होने के बाद एनर्जी ने इन हाइड्रोजन को बाहर इंटरमेम्ब्रेन में धकेला। ये हाइड्रोजन इस एटीपी सिंथेटेज के थ्रू बाहर निकले, और जैसे ये बाहर निकले इन्होंने एटीपी को प्रोडक्शन कर दिया। और कितनी एटीपी बना दी? 24 एटीपी बना दी। इसलिए मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि ये NADPH2 और FADPH2 होते हैं, ये भी फाइनली एटीपी में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, और टोटल 24 एटीपी हमें क्रैब साइकिल में मिलती है। मैम समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? हाँ, नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम्हें समझना भी नहीं था, ये मैं तुम्हें वैसे ही बता रही थी, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ, तुम्हें अंदाजा रहे कि ETS में होता क्या है। देखो फिर से समझो।
जब सबसे शुरू में मैंने तुम्हें बताया था कि जो NaDH2 है और FeDH2 है ये भी फाइनली ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, इतना पता है हमें, यस है ना, फाइनली एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एटीपी में कन्वर्ट वो कहाँ होते हैं, वो एटीपी में कन्वर्ट इस ईटीएस में जाके होते हैं। और ये ईटीएस कहाँ प्रेजेंट होती है, ये ईटीएस यहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्रिस्टा पे प्रेजेंट होती है। तो जैसे जैसे क्रैब साइकिल चलती जाती है वैसे वैसे NADPH2 FADH2 जो रिलीज हुए हैं ये यहाँ पर ईटीएस में जाएंगे और ईटीएस में जाके फाइनली ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखो इसमें, ठीक है। मैम। तो ये हाइड्रोजन आयंस पर अभी तो आप बता रहे हैं। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेप्थ में है, कंफ्यूज हो जाओगे तुम प्यारे प्यारे लिटिल बच्चों। ये ना मैं फ्लो में चले जाती हूँ, बहुत आगे चले जाती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि अभी हमारे बच्चे ना अभी थोड़े छोटे हैं, उनको थोड़ा कम पढ़ाना है, ठीक है, वरना फिर वो बोलेंगे मैम पता नहीं क्लास में क्या ही बोलते रहती है, ऐसे उर्दू में बोलते रहती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। चलो तुम ईटीएस में ये लिखो, in this hydrogen atoms produce, लिख रहे हो ना, यस पहले लिखो फिर लिखो, पहले फिर बताती हूँ। हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन of various intermediate during Krebs cycle are first broken into proton and electron. First broken into proton and electron. चलो 2 मिनट और एक्सटेंड करूंगी क्लास, फिर तुम्हें मैं रिलीज कर दूंगी, इसलिए 2 मिनट ध्यान से पढ़ लो। And during this series, of event, during the series, one NADPH2 release one NADPH2 releases 3 ATP. And one FADH2 gives 2 ATP molecules, which were produced during Krebs cycle and glycolysis. ठीक है, तो ईटीएस में क्या हो रहा है, ईटीएस में ये हो रहा है कि जितने भी NADPH2 बने थे और FADPH2 बने थे क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में, उनका कन्वर्जन हो रहा है किसके अंदर, एटीपी में कन्वर्जन हो जा रहा है। तो 1 NADH2 कितनी एटीपी बना रहा है, 3 एटीपी बना रहा है, और 1 FADH2 कितनी एटीपी बना रहा है, 2 एटीपी। और ये कहाँ पर बन रही है, ये ईटीएस में बन रही है, ये मतलब है इस चीज का।
ठीक है। और जो ये फर्स्ट लाइन है ये क्या कह रही है, ड्यूरिंग दिस हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस इंटरमीडिएट ड्यूरिंग क्रैब साइकिल आर फर्स्ट ब्रोकन इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो मैंने बात बताई थी कि ये 4 डिब्बे होते हैं इलेक्ट्रॉन एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस के, तो क्या होता है जब ये क्रैब साइकिल चल रही होती है तो यहाँ से बहुत सारे ना यहाँ से बहुत सारे हाइड्रोजन आयन एटम्स प्रोड्यूस होते हैं। जब यहाँ पे देखो बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, एसिटाइल कोएंजाइम ये है एसिटाइल कोएंजाइम, इनके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रेजेंट है। इंटरमीडिएट मतलब बहुत सारे स्टेप प्रेजेंट थे ना, मैंने बताया था कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं यहाँ पर बीच में। तो जब वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कन्वर्ट होती हैं चीजें, तो कुछ हाइड्रोजन एटम्स रिलीज होते हैं। ये हाइड्रोजन एटम रिलीज होके कहाँ चले जाते हैं, जो बीच में स्पेस होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, उस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इनका जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो ये फाइनली एटीपी सिंथेटेज से बाहर निकलते हैं। और वो एटीपी सिंथेटेज जो था, एटीपी सिंथेटेज वो एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वो बेसिकली इस NADPH2 और FADPH2 को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो इस पूरे तरीके से वो 24 ATPs का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बोला गया है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। हो गया या फिर ऐसे थक गए हो इसलिए बोल रहे हो? कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूंगी तुम लोगों को। मैम क्लियर हो गया? नहीं मैम हो गया। हो गया? अच्छा ठीक है, हो गया। तो अभी नेक्स्ट क्लास है तुम्हारी? नहीं मैम। नो मैम। नहीं है तो एक No, लाइन ma'am. यहाँ पर आपका ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, ETS तीनों कंप्लीट हो गए हैं। तो इन तीनों से हमने क्या सीखा वो चीज लिख लो तुम लोग। नेट गेन ऑफ एटीपी लिख लो। नेट गेन ऑफ एटीपी इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इस कितनी हुई, 38 एटीपी। ठीक है, अब इसमें से कैसे बनी 38? 8 एटीपी बनी हमको ग्लाइकोलिसिस से। 6 एटीपी मिली हमको कहाँ से? बताओ बताओ, थोड़ी सी हिम्मत और लेके आओ। ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन। एटीपी फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ Pyruvic acid to acetyl coenzyme. कोएंजाइम। पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, अब क्या हुआ, 24 कहाँ से मिली हमें? फ्रॉम क्रैब साइकिल। इसके साथ क्या रिलीज होता है? बिसाइड दिस CO2 एंड H2O आल्सो रिलीज। एटीपी के अलावा हमें क्या रिलीज हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में, रेस्पिरेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज हो रहा है। अब पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है? पूरी कहानी का निष्कर्ष ये निकलता है कि तुमको सिर्फ ये जो डेटा लिखवाया है मैंने ये याद कर लिया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पीछे का नहीं पढ़ोगे, ये डेटा तुमको समझ में आ जाए बहुत अच्छे से, इसलिए हमने इतनी सारी कहानियां पढ़ी है। क्लियर हो गया सबको? सेलुलर रेस्पिरेशन खत्म हो गया है। अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स 15 मिनट का टॉपिक है। रेस्पिरेशन इन एनिमल थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद आपका रेस्पिरेशन खत्म है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब समझ में आया कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जाके एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे कर रही है, ये वाली प्रोसेस थी सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये हर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। इधर इट कुड बी प्लांट और एनिमल, दोनों, या तो प्लांट होगा तो भी होगा, एनिमल होगा तो भी होगा। प्लांट एनिमल दोनों के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और हर एक सेल के अंदर ये चीजें चल रही हैं जो हमने अभी अभी बात की है।
glycolysis, oxidative phosphate decarboxylation and Krebs cycle. किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? एक्सक्यूज मी मैम, मैम लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेजिएगा मैम, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से लास्ट क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी इस वजह से। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुकी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, बाय बाय, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम, बाय। मैम अभी तक अपलोड नहीं हुई है। अपलोड नहीं हुई है तो अपलोड हो जाएगी। ओके मैम। ठीक है, ओके, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू मैम।